नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है सना अमजद का, और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एक बार फिर से जो इंडियन मुस्लिम है मोहम्मद तारिक भाई, वो एक बार फिर से सना के चैनल पर गए हैं और उनसे सवाल सना ने पूछा है कि रिलीजन फर्स्ट और कंट्री फर्स्ट फॉर इंडियन मुस्लिम। तो मुझे तो इसका जवाब पता है, और शायद सना को पता नहीं है, या उस पर पता भी है तो विश्वास नहीं करना चाहती होंगी, क्योंकि पाकिस्तान में रहती हैं और पाकिस्तान का नैरेटिव ही चलाएंगी, पाकिस्तान का माइंडसेट उनको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जवाब क्या दिया है इन्होंने, आइए देखते हैं। अच्छा मोहम्मद तारिक, हमने कई एपिसोड पाकिस्तान में किए, पाकिस्तान के अवाम से जानने की कोशिश की कि उनके लिए कंट्री पहले है या फिर मजहब। ये सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी एज अ इंडियन मुस्लिम, आपके लिए आपका मुल्क पहले है या फिर धर्म? मैम, आपके सवाल में थोड़ी सी कमी है। आप इंडियन मुस्लिम ना कहकर आप इंडियन कहोगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा उसकी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ उसकी वजह क्या है। आप समझो पहले कि जिस मुस्लिम के लिए रिलीजन इंपॉर्टेंट था वो 1947 में चले गए। उन्होंने कहा जी हमें मुसलमान के नाते अलग मुल्क चाहिए, वो अलग चले गए। हम लोग नहीं गए। हमने कहा कि रिलीजन हमारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिलीजन के प्रोटेक्शन बिना कंट्री के प्रोटेक्शन से नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मेरे मुल्क पे हमला हो तो मैं नमाज थोड़े पढ़ूंगा, कुरान थोड़े पढ़ने बैठ जाऊंगा। मैं उठाऊंगा हथियार और देश के लड़ूंगा, क्योंकि अगर देश नहीं है तो बॉम्बार्डिंग में तो मस्जिदें भी टूट जाएंगी, नमाज पढ़ते लोग भी मर जाएंगे। भुखमरी अगर आएगी तो दुआ से खाना नहीं मिलता है, मेहनत से मिलता है। दुआ सपोर्ट करती है, अल्लाह मेहरबान होता है। अल्लाह खाना बरसाएंगे ना बिना मेहनत के। बात समझ रहे हैं? तो रिलीजन आपको विश्वास पैदा करता है, और जो देश है या जो आपका काम है जो आप करते हो वो आपको मोटिवेट करता है कि लाइफ आपको जीनी कैसे। सो ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। अगर मैं आपको मोटा मोटा इसका आंसर दूं तो आप समझो पहले कि अगर देश के हालात अच्छे हैं तो अपना रिलीजन इंपॉर्टेंट रखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुल्क अगर मुसीबत में है फिर रिलीजन तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, फिर देश इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरी कंट्री का कल से किसी से लड़ाई हो जाती है, जंग ऐलान हो जाता है, तो मैं मैम हो सकता है 3-4 दिन तक रिलीजन इंपॉर्टेंट करूं, लेकिन छठे दिन मेरे ऊपर फर्ज हो जाएगा कि मैं अपने देश के लिए लड़ूं, क्योंकि कोई मेरे कंट्री में घुस रहा है, वो मेरे घर में भी घुसेगा, वो मुझे नमाज भी नहीं पढ़ने देगा। यानी समथिंग लाइक चाइना के जो मुस्लिमों के साथ हो रहा है आमतौर पर। तो अब आप क्या रखोगे? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसी बाहर को ना आने दें। तो मेरा देश मजबूत होना चाहिए, क्योंकि देश मेरा घर है। अगर मेरे पास चार दीवारी नहीं होगी तो मैं सुकून से सो नहीं पाऊंगा, तिलावत नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत कुछ नहीं मना सकता हूँ। बात समझ रहे हो? तो अगर देश के हालात अच्छे हैं तो मैं शादी भी करूंगा रिलीजन के तौर पे, मैं ईद भी मनाऊंगा आराम से बाउंड्री में, कहीं पे भी जाके मैं कुछ भी करूंगा। लेकिन अगर देश के हालात ऐसे हैं जहां पे उसको मेरी जरूरत है तो फिर मेरे तो देश आगे है। तो कभी एक दूसरे को सबसीड करते हैं। बेशक रिलीजन ने ये सिखाया कि हुब्बुल वतनी, कि भाई मुल्क से मोहब्बत या जो उसकी ईमानदारी है वो ईमान का एक हिस्सा है। देश ने, रिलीजन ने सिखाया, और मेरे रिलीजन ने, सबके रिलीजन ने देखा कि देश को सर्वोपरि रखो। हिंदी में अगर कहें तो देश को ऊपर रखो, जरूरी है। उसने बताया कि देश से मोहब्बत क्यों है, क्यों तुम देश के लिए लड़ो। रिलीजन ने सिखाया, उसी के टीचर सिखाया। तो हमारे इंडिया में अगर मैं क्रक्स बोलूं तो आपकी पर्सनल किताबें घर में कुछ अलग हो सकती हैं। आप कुरान पढ़ो, आप बाइबल पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, लेकिन जब बाहर आप आ गए तो मेरे साथ मोहन है, सुखविंदर है, जॉर्ज है। आई हैव अ वन बुक दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड देन आई हैव अ रिलीजन कॉल्ड इंडियन। सो इफ बीइंग इंडियन इज अ रिलीजन, द होली बुक इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे को देखिए बहुत अच्छे से है कि आप डिफरेंट रिलीजन से हो, बट आपका एक रिलीजन आगे बन जाता है बीइंग इंडियन व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और कंट्री प्रोटेक्शन के लिए। और एक बुक है संविधान। तो उस संविधान कहता है कि आप जो भी बुक पढ़ना चाहते हो पढ़ो, लेकिन जब मेरे को बचाने की जरूरत हो ना, फिर तुम एक आना, तुम मोहम्मद तारिक की तरह मत आना, तुम एक इंडियन की तरह आना। दैट इज व्हाट वी हैव बीन टॉट। सो ये अच्छा तारिक, ये साइमल्टेनियसली चलता सवाल है। जब हमने पाकिस्तान की आवाम से किया तो उन्होंने बोला कि हमारे लिए मजहब पहले है, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान बना इस कलमे की बुनियाद पर है, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होने के बावजूद भी यहाँ पर इस्लामी कवानीन का कोई नफाज नहीं किया गया। कहा जाता है कि पाकिस्तान की आज जो हालत है उसकी बड़ी वजह यह है कि हम अपनी कंट्री से ज्यादा अपने मजहब को प्रायोरिटी देते हैं।
इसीलिए आज हमारे मुल्क के ये हालात हो गए हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को जो एजुकेशन देते हैं उसमें भी हम मजहब लेकर आते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? मैम देखिए, मजहबी बुनियाद जरूरी है, लेकिन इस्लाम खुद कहता है कि दीन और दुनिया दोनों लेके चलो। किसी एक को पकड़ोगे दूसरा छूटेगा, तुम्हें तकलीफ होगी। तो मैं जैसे आपकी बात से सहमत हूँ, और इसका कहीं ना कहीं रीजन जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो होता है ना मैम, वो आपको डेवलपमेंट की तरफ कभी भी लेके नहीं जाएगा, चाहे कोई भी रिलीजन हो। एक बात को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आप कैसे खाओगे, कैसे पहनोगे, किससे क्या बोलोगे, थैंक यू बोलोगे तो इशू हो जाएगा, नहीं आप जज़ाकल्लाह क्यों नहीं बोल रहे, समझ रहे बात को। तो आप फिर वहां पे डेवलप नहीं हो सकते, क्योंकि आप किसी और को रहने दोगे नहीं, आप किसी से कुछ सीखोगे नहीं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, अगर मैं हाफिज कुरान बन जाऊं तो मुझे फिर पिलर खड़ा करना नहीं आएगा आमतौर पे। अगर मैं साइंस की बुक नहीं पढ़ूंगा तो मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा। बात समझ रहे हैं? तो आपको दोनों चीजें लेके चलनी। आप धर्म में घुस जाओगे तो सब चीजें आपके पास नहीं आएंगी। तो वैसी कंट्री जो रिलीजन को एकदम से घुस के चलती है एक्सट्रीम लेवल पे, मैं वो तरक्की कभी भी नहीं करती। मैं आपको एग्जांपल पाकिस्तान का लाइव देता हूँ। जब कोविड आया तो देखा गया कि भाई मुल्क में बजाब्ते ऑर्गेनाइज करके दुआ कराया जा रहा है। अगर उस तरीके से डॉक्टरों की टीम बुलाई जाती और उनसे अपडेट लिए जाते कि बताओ कैसे कैसे कंटेनमेंट जोन बनाए, कौन कौन से वैक्सीनेशन कहाँ कहाँ लगेंगे, क्वारंटाइन का टाइम क्या होगा, ये अगर डिस्कस होता तो शायद कोविड उतना पाकिस्तान को इफेक्ट नहीं करता। दुआ तो आप कहीं से भी कर सकते थे। किसने कहा कि आप दुआ जो है कि मजलिस लगाओ और करो, बैठ के रो बैठ करके? नहीं, आप जाती तौर पर भी दुआ कर सकते थे। अल्लाह ने तो कभी नहीं कहा कि भाई आप जाओ और बैठो, एक मजलिस लगाओ, कि पीएम को बुलाओ उस कंट्री के, एक मौलाना तारिक साहब को बुलाओ और दुआ कराओ, बैठ के रोते रहो। ऐसे नहीं होता। तो आपको मेडिकल टीम बुलानी थी, आपको एक्सपर्ट बुलाने थे, उससे ओपिनियन लेना था, पब्लिक को अवेयर करना था कि देखो हमारी इकोनॉमी हालत बुरी हो जाएगी अगर काम नहीं करेंगे, कोविड से बचो, दुआ घर में करो। ये होता है मैम तरीका। तो आप वहां पे देश अगर आगे नहीं रखोगे तो कोविड हिट करेगा। कोविड करेगा तो फिर आप रिलीजन में भी चले जाओगे। अब कैसे हिट हुआ मैं बताता हूँ मैम। कोविड जब आया, देश में मुसीबत आई, क्या आप जनाजे में जा पाए? नहीं जा पाए। तो आपका रिलीजन हैम्पर हुआ कि नहीं हुआ? लोग शमशान घाट नहीं जा पाए, कब्रिस्तान में ऐसे दफनाया जा रहा बुलडोजर की मदद से, तो आपका रिलीजन हैम्पर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि आपने देश को प्रोटेक्ट नहीं किया। तो इन ऑर्डर टू सेव द रिलीजन, टू सेवगार्ड रिलीजन प्रैक्टिस, योर कंट्री नीड्स टू बी सेव्ड नाउ। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको साइमल्टेनियसली लेके चलना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर देश के हालात अच्छे हैं तो रिलीजन बिल्कुल एंजॉय करो, देयर इज नो प्रॉब्लम, कीप इट अबव। बट अगर देश के हालात मुश्किलों में है तो वहां पे फिर भाई रिलीजन को अपने साइड करो। डेवलपमेंट वो कैसे हो रहा है? बिकॉज तुम थोड़े से रिलीजन बचाने के चक्कर में जाओगे, पूरा रिलीजन खत्म हो जाएगा। तारिक, आपको क्या लगता है कि इंडिया की कामयाबी का राज भी यही है कि इंडिया की जो अवाम है वो अपने धर्म से ज्यादा धर्म में बटे हुए रहने की बजाय अपने आप को इंडियन कहना ज्यादा पसंद करते, अपने आप को प्राउडली इंडियन कहते हैं? इसलिए इंडिया की कामयाबी का राज है कि इंडिया के जो लोग हैं वो अपने वतन से, अपने धर्मों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मैम देखिए, रिलीजन इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है, हर लोग अपने रिलीजन से मोहब्बत करता है। मैंने कहा ना, वो प्राइवेट रखते हैं इस चीज को। अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मेरे नीचे जो जूनियर है वो मुझे भी सर कहेगा, और जो मेरे ऊपर जो कोई नॉन मुस्लिम बैठे मैं उसको भी सर कहूंगा। तो हमारे यहाँ ये नहीं होता कि अरे ये मुस्लिम है तो इसको ऐसे करो, हिंदू है तो ऐसे करो, नहीं। हमारे यहाँ कलेक्टिव डेवलपमेंट चलता है। जो बेस्ट है आगे आओ, देश में कंट्रीब्यूट करो। मैं आपको बात बताता हूँ मैम कि हमारी कंट्री ने एक बार अमेरिका से डील किया, न्यूक्लियर डील का, जिसको कहते हैं 1-2-3 अग्रीमेंट, जो कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज है इंडिया की। तब इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। कोई कंट्री नहीं कर पाई, हम इंडिया ने किया। यहाँ प्रोटेस्ट हुआ, कई अपोजिशनों ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं यार और ये तो गलत हो रहा है। मैम उसको एक इंसान ने सीधा कर दिया प्रोटेस्ट को, एक लाइन में। उस समय हमारे प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम। अपोजिशन पार्टी वहां जाती है और उनसे पूछती कि आप बताइए देश के लिए सही है या नहीं। कलाम साहब ने कहा कि देश के लिए बहुत अच्छा है। तो ही वॉज अ मुस्लिम, ही वॉज द प्रेसिडेंट। उसकी बात मानती है पूरी देश। और वो जो आपका कॉन्फ्लिक्ट था कि पॉलिसी अच्छी है कि नहीं देश के लिए, वो सब मानते हैं। तो अगर आप सोच लीजिए कि अगर वो ग्रुप ऑफ पीपल जो मैक्सिमम मेजोरिटी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदुइज्म से, अगर उसकी बात पे ना ट्रस्ट करते हैं तो क्या होता? सो हमारे यहाँ टैलेंट देखा जाता है। वो ऐसे जनाब थे जिनकी बात को कोई टाल नहीं सकता था। वो जो बोल दे तो बोल दे, मान गए। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप किसी बंदे से पूछोगे आज की डेट में कि हिंदुस्तान में कि आपका आइडल पर्सन कौन है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ना, कोई भी हो, उनके 3-4 होंगे, एक कॉमन इंसान मिलेगा कि मैम हमारे तो आइडल एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। सो हमारे रिलीजन देखे कोई आइडल नहीं बनाता मैम। बिल्कुल होंगे, हिंदू के राम होंगे,
मुसलमान के प्रॉफिट मोहम्मद होंगे, सिख के गुरु होंगे, बट एक और एडिशन में होगा मैम बंदा, इसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। आप किसी से पूछ के देखो, वो कहेंगे हाँ। तो मैम हमारे रिलीजन नहीं देखते, टैलेंट देखते हैं कि किसने क्या कंट्रीब्यूट किया, एंड व्हाई ही इज लव्ड, बिकॉज़ ही हैज लव्ड, ही हैज डन अ लॉट फॉर द कंट्री। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, डिस्पाइट ही वाज अ प्रैक्टिस मुस्लिम, नमाज पढ़ा करते थे, कुरान शरीफ पढ़ा करते थे, ही वाज वेरी वेरी मच पंक्चुअल टू थिंग्स, सो दैट्स व्हाई पीपल लव्ड हिम। इस बात को मैं और आगे बढ़ाना चाहूँगा, और सिर्फ कलाम सर अपने रिलीजन की तो प्रैक्टिस करते ही करते थे, दूसरे रिलीजन को भी बहुत अच्छी तरह समझते थे। उनके गुरु हिंदू थे, वो वीणा बजाते हुए नजर आते थे, वो बातें भी ऐसी करते थे जिसमें आपको पता चलेगा कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चाहे किसी भी रिलीजन की हो, वो ज़रूर बताते थे। उनको जितना ज्ञान इस्लाम का था उतना ही ज्ञान उन्हें हिंदुइज्म का भी था। Planetarium software have proved that events narrated in Valmiki Ramayana actually occurred around 7,000 years back and can be subsequently dated. Ramasetu is found submerged and the same location as in described Valmiki Ramayana, and the city of Dwarka has been explored by American archaeologists with the government of India. As per the estimate made by the Intergovernmental Panel of Climate Change, NASA Global Change Master Directory, the rise in the sea level during the last 7,000 years has been about 2.8 meters, which roughly correspond to 9.3 feet. The remains of Ramasetu is found submerged nearly at a depth of 9 to 10 feet. Thus, obviously, this bridge was capable of being used as a land route for 7,000 years back. This is the only existing evidence on a man-made bridge few thousand years back. इसलिए वो बहुत बेहतर इंसान थे और इसीलिए वो हमारे आइडल हैं, इसीलिए वो आज हमारे आइडल हैं। और कई बार उन्होंने जो अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं, लोगों के बीच जाकर बातें की हैं, उसमें इसकी झलक मिलती है। तो ये हैं हमारे कलाम साहब, और यही हमारी संस्कृति है। हाँ, कुछ लोग हैं जो इसको मटियामेट करने पर तुले हुए हैं, लेकिन यकीन मानिए ये होगा नहीं, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया का सोशल फैब्रिक इतना ज़बरदस्त है कि अंदर से या बाहर से कितनी भी आप कोशिश कर लेंगे, ये टूटने वाला नहीं है ऐसे। पीपल लव्ड हिम। तो हमारा रीजन आइडेंटिटी नहीं है मैम डेवलपमेंट के लिए, हमारी एकता इंपॉर्टेंट है कि हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर मैं रिलीजन देखूंगा तो चला जाऊंगा, वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। फिर तो मैं जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे छुट्टी लूंगा, फिर मैं ईद के लिए अलग छुट्टी लूंगा, दिवाली के लिए अलग, ऐसा नहीं होता। सबके लिए स्पेस बनाया गया, जगह बनाया गया। यही खुशी है, यही खूबसूरती है इस मुल्क की, इसी डेवलपमेंट में आगे रहता है। तारिक, आपने बात की डेवलपमेंट की, तो इसी को मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूंगी। आपको क्या लगता है इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो आपको कैसे लगते हैं? क्योंकि उनके आने के बाद इंडिया ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है। अब आप देखें कि मुसलसल उनके 2 टेन्योर पूरे हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि तीसरा टेन्योर भी नरेंद्र मोदी का होने वाला है। तो एज अ इंडियन मुस्लिम, आपको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या लगता है, कैसे प्राइम मिनिस्टर हैं वो? उनके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? सना, एक बार जब मुझे लगता है कि मोहम्मद तारिक भाई ने कह दिया कि जी आप उन्हें इंडियन कहें, तो आप बार बार इस पर जोर क्यों देती है, इंडियन मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम? खैर कोई बात नहीं। मैम देखिए, जो भी प्राइम मिनिस्टर हमारे पद पे बैठेगा हमारे कंट्री में, उसको एक बुक को फॉलो कर रहा है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो उसी के हिसाब से काम करेगा, देश उसी के हिसाब से चलेगा। आप किसी आइडियोलॉजी के हो सकते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हाँ भाई वो एक धर्म विशेष को ये करते हैं, बट वो कर नहीं सकते मैम, क्योंकि संविधान उस चीज के लिए उनको रोकता है कि आपको जब भी कोई अच्छा वो पॉलिसी लेकर के आए, सबके लेकर के आए। कोई भी पॉलिसी अगर होगी वो सबके लिए होगी। इफ देयर इज एनी कंसेशन, वो सबके लिए है मैम, कोई रिलीजन विशेष के लिए नहीं होता है। तो आप बताओ कि अगर मैं कहूं कि मेरे लिए बुरे हैं, फिर तो कई और लोग भी कहेंगे बुरे हैं। अगर सब्सिडी मुझे मिल रही है या फिर मुझे बेनिफिट मिल रहा है, तो वो बेनिफिट सबके लिए है, सिर्फ एक के लिए नहीं है। अगर हमें हज के लिए अरेंजमेंट की जाती है, तो हिंदुओं के लिए तीर्थ यात्रा के लिए की जाती है, श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोला गया है। समझ रहे मैम? तो एवरीबडी इज गेटिंग बेनिफिट। तो आप कहो क्या मुझे पीएम पसंद है ना पसंद है, वो जाती आपके सोच हो सकती है। मैं ये देखता हूं कि मेरे सामने जो बैठा बंदा है पद पे, वो एक प्राइम मिनिस्टर, उसकी मुझे इज्जत है मन में, बिल्कुल इज्जत करूंगा। जो काम कर रहे मेरे लिए कर रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि देश की तरक्की, बिल्कुल हाँ, आगे बढ़ा है देश, नाम ज्यादा हुआ।
कि एक तो चेंज हुआ है जो फेज, उस कारण से भी हुआ है, प्लस ही हैज बीन वेरी मच वोकल अबाउट इंडिया, तो इस कारण से भी लोग जान रहे हैं, एंड ही हैज अग्रेसिवली अप्रोच्ड अदर कंट्रीज फॉर डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सो दैट्स व्हाई। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पॉलिसी, इट्स अ वेरी गुड मूव बाय नरेंद्र मोदी। जो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं, सबके लिए बेहतर होगा, जो उनके लिए सबके लिए बेहतर है, मेरे लिए बेहतर है। अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, तो उनके हवाले से बहुत सारी खबरें अक्सर गर्दिश करती रहती हैं। कहा जाता है कि वो एक एंटी मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर हैं। आप एक इंडियन मुस्लिम होने के नाते क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट पर, जो पाकिस्तानी मोस्टली ये बात कहते रहते हैं? मैंने अपने अक्सर प्रोग्राम्स में जब पाकिस्तानियों से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से बात की है, तो उन्होंने यही कहा है कि बेशक वो एक बड़े अच्छे लीडर हैं, वो अपने मुल्क के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक एंटी मुस्लिम लीडर हैं। उन्हें मुसलमान बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हैं। और आप एज अ मुस्लिम क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हैं, तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, एंटी पाकिस्तान होना क्या ये समझा जाए कि आप एंटी मुस्लिम हैं? क्यों भाई, आप कोई खलीफा लगते हो कहीं के? एंटी पाकिस्तान हम क्यों ना हो? हम पर 4 बार आपकी तरफ से हमले किए गए, मुंबई जैसा इतना बड़ा अटैक किया गया, उरी, पुलवामा, पठानकोट जैसे अटैक किए गए, प्रॉक्सी वॉर छेड़ी गई, और उसके बाद भी हम कहें कि हम एंटी पाकिस्तान नहीं होंगे। आप एंटी हिंदू हो, आप एंटी इंडिया हो, जब हमने आपका कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। हमने आज तक आपके ऊपर हमले नहीं किए, बताइए हमने कुछ किया हो तो। मैम देखिए, सबके जाती तौर जो है वो देश का ओपिनियन नहीं हो सकता है, ठीक है? तो अगर हम उनको देखें तो किसी की छवि कुछ भी हो सकती है। जैसा मैंने कहा कि उनको देश संविधान के तौर पे चलाना है, आपकी पर्सनल सोच किसी को लेके क्या हो सकती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर वो इतने बुरे लोग कहते हैं तो उनके वोट बिना मुसलमान के तो नहीं जीत पाएंगे, यानी मुस्लिम भी वोट कर रहे हैं उनको। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि वो सऊदी भी गए, उनको वहां भी इज्जत मिली, दुबई गए, उनको वहां भी इज्जत मिली। वहां मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया की मुस्लिम है जो रहती है, वो उनको पसंद करते हैं, और एक अच्छे लीडर हैं जो वोकल है, बोलना जानते हैं, अपनी बात रखना जानते हैं। सो ही इज अ वेरी गुड लीडर, ही इज अ मास लीडर, है ना? तो इन चीजों से देश का जो नाम है वो कहीं ना कहीं समय के साथ बढ़ा है, एंड ही इज डूइंग फॉर द कंट्री। सो आपका ये कहना कि मुसलमान पसंद नहीं करते, मैम मुझे नहीं मालूम, ये बड़ा नेगेटिव थॉट होगा एक्चुअली, क्योंकि आपकी जो मीडिया है वो कुछ लोगों का इंटरव्यू कर ले। देखिए मैम, हमारे यहाँ डबल पार्टी सिस्टम नहीं है, हमारे मल्टी पार्टी सिस्टम है। इसका मतलब कि अगर कोई एक पावर में है तो उसके अपोजिशन बहुत सारे हैं। तो कई लोग हैं जो हिंदू होंगे जो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते होंगे, कई क्रिश्चियन होंगे जो नहीं पसंद करते होंगे, कई सरदार होंगे जो नहीं पसंद करते होंगे, तो जो अपोजिट में है वो तो नहीं पसंद करेंगे। अगर आप और मैं कंटेस्ट कर रहे इलेक्शन में, अगर आप जीत जाओ तो मैं आपको पसंद नहीं करूंगा, बात समझ रहे हो? तो बाय डिफॉल्ट अगर आपकी मीडिया उस चीज को दिखा रही है कि जो बंदे को उठा रही, जो अपोजिशन पार्टी से या फिर कहीं से बिलोंग करता है या उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैम वन इंटरव्यू कैन नॉट रिप्रेजेंट होल इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन 1.42 बिलियन है, जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन 30 करोड़ प्लस है। तो आप किसको कह रहे हो? आपने क्या 30 करोड़ मुसलमानों को लिया इंटरव्यू, या फिर अपने सैंपल उठा लिए, या फिर अपने चुनिंदा मुसलमान उठा लिए जो वाकई में उनसे नफरत करते होंगे? एंड आई एम श्योर कि कई लोग होंगे जो करते होंगे, वो कई हर एक रिलीजन में होंगे, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पसंद नहीं कर सकते होंगे, बिकॉज ऑफ सर्टेन मूव्स नहीं पसंद करते होंगे। तो आपके मीडिया को पहले बोले कि यार इसका सैंपल बेस क्या है, किस बिना पे आप कह रहे हो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर नफरत करते हुए एंटी मुस्लिम है तो क्या हिंदुस्तान में मुसलमान के को राइट्स छीन लिए गए? जवाब है नहीं। क्या उनकी ईद मनाने में पाबंदी लगी? नहीं। बिल्कुल। क्या उनके आने के बाद कई मुसलमान ने सिटीजनशिप छोड़ के पाकिस्तान चले गए? द आंसर इज नहीं, उल्टा हुआ है, पाकिस्तान से लोग यहाँ आए। सो आपको ये समझना पड़ेगा मैम कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें कि अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं और फैक्चुअली जवाब दे देता हूँ भाई। अगर इतना ही नफरत होती तो आप ये बताओ कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी कैसे जीतती है? गुजरात की अगर बात करें, जहां पर आप कहते हो जी ये हुआ वो हुआ, वहां पर मुसलमानों के वोट, जहां पे मैक्सिमम मुसलमान हैं, उनके वोट भी नरेंद्र मोदी को पड़े थे, बीजेपी को पड़ते हैं। कैसे पॉसिबल है ये? यूपी की देवबंद जैसी सीट जो बिल्कुल मुस्लिम का गढ़ माना जाता है, वो भी बीजेपी ने जीती। कैसे जीती? क्या बिना मुसलमानों के वोट के जीत गई?
भैया मुसलमानों को अब बहकाना छोड़ दीजिए। कुछ हैं जो बहके हुए हैं, वो भी लाइन पे आ जाएंगे। कोशिशें बहुत की जा रही हैं कि जी उपद्रव कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। बंगाल में रामनवमी के दिन जो हुआ वो भी उसमें बाहरी ताकतों का हाथ है। कोशिशें की गई हैं, लेकिन सब जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है, और जो भी दोषी पाया जाएगा बख्शा नहीं जाएगा। वो यकीन मानिए, भारत के संविधान और भारत के कानून के मुताबिक उसको सजा मिलेगी, बख्शा नहीं जाएगा कोई। जो हमारी यूनिटी को तोड़ने की कोशिश करेगा, जो हमें बांटने की कोशिश करेगा, और ये होकर रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो खैर, अब चलिए आगे सुनते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने मोदी की पॉपुलैरिटी की, तो उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा लीडर जो है वो कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले लीडर हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले लीडर हैं। और इस पर भी हमने कई बार प्रोग्राम्स किए हैं। अब सवाल मेरा अक्सर पाकिस्तान की आवाम से यही होता है कि अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम हैं, तो फिर बाकी मुस्लिम कंट्रीज के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर कैसे हो गए सवाए पाकिस्तान के? सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही मसला क्यों है? दुबई, सऊदीया, ईरान, इराक, हर मुस्लिम कंट्री के साथ इंडिया के ताल्लुकात बेहतरीन है। मैम, आप अफगानिस्तान भूल गए, जो आपके बहुत करीबी पड़ोसी है। पाकिस्तान के क्रिकेट मैच होता है अफगानिस्तान से, मैम अफगानिस्तान की जनता पाकिस्तानी प्लेयर मतलब ऑडियंस को बहुत मारती है। इंडिया से हार के भी वो खुश होती है। मैम, हमारा रिलेशन से इतना अच्छा है कि उनकी ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है। उनके जो क्रिकेट के मैचेस के जो ग्राउंड बने हैं, जो डेडिकेट, वो इंडिया में है। आखिर उन्होंने अगर कंट्री पसंद ना होती तो वह पाकिस्तान में अपने मैचेस क्यों नहीं कराते? अगर उनको मुसलमान ही देखना है, मैम आप समझिए, पहले कोई भी कंट्री जो टॉप पे है वो रिलीजन का बेस लेके नहीं चलती है। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो हर एक चीज को रिलीजन के नजर से देखती है कि मुसलमान विरोधी है। मैम, आपको समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है सऊदी में। दुबई में ही इज वेलकम्ड, अच्छे से मिलते हैं, वो सारा कुछ होते हैं। उन्होंने अभी बोल करके एक मीटिंग में सऊदी के साथ इंडिया के हज का कोटा बढ़ाया। तो अगर आप ये कह रहे हो तो सारी बातें तो स्टैट्स से बात करें कि आखिर सऊदी ने उनको हाई सिविलियन अवार्ड क्यों दिया? दुबई में सिर्फ सऊदी ने नहीं दिया है मोहम्मद तारिक भाई, आप शायद बताना भूल गए। सऊदी, यूएई समेत यहाँ तक कि फिलिस्तीन से भी उनको अवार्ड मिले हैं। और मुझे लगता है कि करीब 7 ऐसी इस्लामिक कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने अवार्ड्स दिए हैं उनको। तो क्या सब के सब जो हैं वो, इनका दिमाग फिर गया है कि वो एंटी मुस्लिम मोदी को जो है वो अपने हाईएस्ट अवार्ड्स दे रहे हैं? ये पाकिस्तान के लोगों को समझना पड़ेगा कि जो उन्हें बताया जा रहा है वो गलत बताया जा रहा है, जो उन्हें दिखाया जा रहा है वो गलत दिखाया जा रहा है। कैसे उनको इज्जत मिलती है, या हमारा एक्स्ट्रा जो जुडिशियल लैंड है वो दुबई क्यों है? आपको ये समझना पड़ेगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सा स्टैट्स देख रहे हैं। आप अपने पाकिस्तानी मीडिया का देख रहे हैं जिसमें आधे ज्यादा रिसर्चर को पता नहीं है, वो तो पता नहीं उनके खुद के बुक्स हैं भी नहीं, कहां से पढ़ते हैं, आई डोंट नो। बट आपको स्टैट्स देखना पड़ेगा मैम कि आखिर क्या है। आपको सुनी सुनाई बातें नहीं, आप देखो, रिसर्च करो कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ माय हेट्रेड टुवर्ड्स अ सर्टेन पर्सन। बेसिस है ही नहीं मैम, आप किस बेस पे नफरत कर रहे हो? करो, आपका मन है तो करो। बिकॉज देखिए मैम, पाकिस्तान, आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम तरक्की नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तानी की प्रॉब्लम है कि इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है। जितना वो सोच इस बात पे लगा रहे हैं कि यार इंडिया तरक्की कैसे कर रहा है, भाई तुम उतनी सोच अपनी तरफ लगा लो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मैम, आपका एक यूनिट है सुपारको, या सुपराको, आई डोंट नो उसको कैसे स्पेल करते हैं, जो स्पेस रिसर्च में काम करता है। स्पार्को 1968 में इट वाज एस्टैब्लिश्ड। 1968, इंडिया का 1971 में इसरो बना। 3 साल के बाद आपने आज तक एक सैटेलाइट नहीं भेजे मैम, और हमने ऐसा यूनिट बनाया है कि हम पूरी दुनिया के सैटेलाइट वहां से भेजते हैं। पूरी दुनिया हमारे पास आती है कि भाई हमें आपका स्पेस स्टेशन चाहिए। तो मैम आप सोच देखिए कि क्या कर रहे हैं। चलिए अब बात को यहीं रोकते हैं, वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। और जो बातें तारिक भाई ने आखिर में कही है ना, वो क्रक्स है कि आपकी सोच कहां पर है। आप देखा देखी, जलन में आके कर तो लेते हो, लेकिन आप उसको सस्टेन नहीं करते, क्योंकि आपकी नफरत, आपकी हेटेड आपको डुबो देती है। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि आपकी टेक्स्ट बुक्स में ये पढ़ाया जाता है, और सबसे हैरानी की बात कि अभी तक आप लोग सीख नहीं पाए हो इससे।
और इसका सबसे ताजा एग्जांपल आया है कि पाकिस्तान की एक संस्था है, उसने रिपोर्ट निकाली है कि पिछले 1 साल में सरकार की तरफ से आपके स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों में एंटी इंडिया और एंटी हिंदू और एंटी मतलब क्या कहें नॉन मुस्लिम्स कंटेंट को बढ़ा दिया गया है। आप समझ रहे हैं? आप तबाह हो रहे हो, बर्बाद हो रहे हो। 75 ईयर्स की हिस्ट्री भी आप देख लो, उसमें भी आप तबाही की तरफ बढ़ रहे हो। उसके बाद भी आपको असली वजह समझ में नहीं आई। आपको जो असली वजह है आप उसको और ज्यादा बढ़ा रहे हो। इसका मतलब यह है कि आप अपनी तबाही के और करीब जा रहे हो। कैसे लोग हो यार आप लोग, कैसे लोग हो जो आपको ये बातें समझ में नहीं आती कि हेट्रेड फैलाओगे तो उसका असर आपके ऊपर होगा, नफरत करोगे किसी और के लिए तो उसका असर आपके ऊपर होगा। और पाकिस्तान को 75 ईयर्स में रिजल्ट क्या रहा, पाकिस्तान का जो हालत है उससे बेहतर मतलब एग्जाम्पल और क्या हो सकता है किसी के लिए। एक पाकिस्तानी खुद सोचे कि नफरत ने उसे कहां पहुंचा दिया है। यह तो हालत है आपकी, लेकिन आपको सुधरना ही नहीं। और रही बात इंडिया की, बात बिल्कुल सही कही है उन्होंने, तारिक भाई ने, कि आप इस बात से नहीं आपको गुस्सा आता है, नफरत होती है कि हम तरक्की नहीं कर रहे हैं। आपको नफरत इस बात से कि इंडिया कैसे तरक्की कर रहा है। इंडिया इसीलिए तरक्की कर रहा है कि इंडिया अपने बच्चों को नफरत नहीं सिखाता। इंडिया अपने बच्चों के किताबों में नफरती बातें नहीं लिखता। इंडिया अपनी बच्चों के बातों में, किताबों में डेवलपमेंट की स्टोरीज लिखता है। वो कलाम के बारे में पढ़ाता है, वो डॉक्टर साराभाई के बारे में पढ़ाता है। क्या आपके स्कूल की किताबों में वो अब्दुल समद के बारे में पढ़ाया जाता है, अब्दुल सलाम के बारे में पढ़ाया जाता है, जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे? और सुपार्को की बात की गई है, उनको सुपार्को से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अहमदियों के खिलाफ एक कानून बनाया गया जिसके बारे में कहा जाता है कि भुट्टो ने फेंक दिया भेड़ियों के आगे अहमदियों को और उनको हटा दिया गया। और नोबेल पुरस्कार विजेता थे, आपके हीरो थे, आपके आइडियल थे, और आपने उनको मटियामेट कर दिया। उनकी कब्र तक से मुस्लिम शब्द को मिटा दिया गया। और आप कहते हो कि आप प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे हो, डेवलपमेंट क्यों? ये नफरत जो भरी है आपके अंदर, और नफरत किसी को आगे नहीं बढ़ाती है, नफरत उसी को खा जाती है। और पाकिस्तान के पाकिस्तानियों के दिमाग में जो नफरत भरी गई है कि गजवाए हिंद करेंगे, भारत को तबाह कर देंगे, हिंदुओं को, बंदियों को तबाह कर देंगे, इसी नफरत का नतीजा है जो आज दिख रहा है पाकिस्तान में। तबाह कौन हो रहा है? 75 ईयर से आप हमें तबाह करने के सपने देख रहे हो और खुद तबाह हो गए उसमें, लेकिन अकल नहीं खुलेगी आपकी। और तारिक भाई ने बिल्कुल सही कहा है, बाहर निकलिए और इंडिया को भूल जाइए। इंडिया जो कर रहा है वो करता रहेगा, और इसी में हमारी भलाई है, हम ये कर रहे हैं। और जो लोग इस भलाई को अच्छा तरह से नहीं देख रहे हैं वो इसके खिलाफ हैं, तो जाहिर सी बात है वो तो जहर उगलते रहेंगे। तो हमारे यहाँ तो संस्कृतियों में जहर को पीकर उसको एकदम बंद कर देने की भी परंपरा रही है ना, तो वो वैसे ही होगा। तनाव मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।